नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है काव्य लेखन के मूल्य तत्वों की विवेचना करें। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है काव्य लेखन के मूल्य तत्वों की विवेचना करें। यानी जो काव्य लेखन है उसके कितने तत्व होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। काव्य लेखन का मतलब क्या होता है? काव्य लेखन का मतलब है जो कविता लिखने की शैली है, जो तरीका है, उनके कितने तत्व होते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है यानी परिचय देना है। काव्य अर्थात कविता लेखन साहित्य की वह विधा है जिसमें कवि अपने विचारों और भावनाओं को कल्पनाओं के माध्यम से लयात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी काव्य की बात आएगा, काव्य का मतलब क्या होता है? कविता होता है। तो जब भी कोई भी लेखक कविता को लिखेगा तो ऐसे स्थिति में या तो अपने विचारों को लिखेगा या तो अपने भावनाओं को लिखेगा। तो जब कोई लेखक या कवि अपने विचारों और भावनाओं को लयात्मक रूप से लिखता है तो उसे कविता कहा जाता है या काव्य कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो कविता होता है उसमें लय होता है, बिना लय के कविता नहीं बनते, है ना। तो ये लयात्मक होता है। इसीलिए जो है जब भी कोई कवि अपने भावनाओं को लिखना चाहता है, अपने विचारों को लिखना चाहता है, तो ऐसे में वो जो है काव्य का सहारा लेते हैं यानी कविता के माध्यम से अपने भावनाओं और विचारों को समाज में फैलाते हैं। इसमें सौंदर्य कला और भावनाओं का संगम होता है जिससे पाठक को जो है आनंद और प्रेरणा मिलती है। यानी कि जो लेखक का भावना होता है उस भावनाओं को जो है, उस विचारों को अपने शब्दों में लयात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे ये होता है कि जो पाठक होता है जो उस कविता को पढ़ता है वो आनंदित होता है और उससे उनको प्रेरणा भी मिलता है। इस तरह से जो है कोई भी कवि या लेखक अपने विचारों और भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं क्योंकि काव्य में भावनाएं केंद्र में होती है। इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई कवि या लेखक अपने विचारों को, अपने भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे जो है काव्य कहा जाता है, उसे कविता कहा जाता है। और दोस्तों जो कविता होता है यानी कि जो काव्य होता है उसमें भावनाएं केंद्र में होती है, जबकि जो गद्य होता है यानी जो गद्यात्मकता होती है जिसे आप कहानी कहते हो, उसमें जो है लय की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो है विचार ज्यादा केंद्र में होता है। तो जब कविता लिखेगा तो यहाँ पर कवि का जो है भावनाएं केंद्र में होगा। जब कोई कहानी लिखेगा, उपन्यास या नाटक लिखेगा तो कवि का जो है वहां पर विचार केंद्र में होगा। तो ये आपको समझनी है। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है काव्य लेखन के मूल तत्व। वैसे भी काव्य लेखन के 9 मूल तत्व माने जाते हैं, लेकिन आपको 9 मूल तत्व नहीं पढ़ना है, जैसे कि अलंकार, ध्वनि, प्रतीक, बिंब, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। केवल 4 वैसे तत्व को पढ़ना है जिसके माध्यम से किसी भी कविता को लिखा जा सकता है, कोई भी काव्य को लिखा जा सकता है। तो हम लोग इनके सभी तत्व को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग इनके जो 4 प्रमुख तत्व है उनको पढ़ने वाले हैं, जिसके बिना कोई भी कविता लिखी ही नहीं जा सकती है। काव्य के निम्नलिखित तत्व हैं जो कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। और पहला है भाव तत्व। भाव तत्व का मतलब क्या होता है? काव्य लेखन में भावनाओं की जो है प्रमुखता होती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कविता लिखेगा कोई भी लेखक तो ऐसे स्थिति में जो भावनाएं उनका होगा वो केंद्र में होगा। कवि अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। जो कवि होता है, जो लेखक होता है, उनके अंदर जो भावनाएं होती है उस भावनाओं को जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। भावनाओं का अर्थ है मन के भीतर उत्पन्न होने वाले विचार, अनुभव और संवेदनाएं। भावना का मतलब क्या होता है? तो भावनाओं का मतलब है कि जब आपके मन में कोई भी विचार आता है, जब आपके अंदर कोई भी अनुभव आता है या कोई भी संवेदनाएं आती है तो उसे जो है भावनाएं कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब भी आप किसी से दोस्ती करते हो तो ऐसे स्थिति में आपके अंदर जो भी भावनाएं आती है, जो भी अनुभूति होती है उस पल, उसी अनुभूति को जो है भावना कहा जाता है। यह वह मानसिक अवस्था है जिससे व्यक्ति को किसी भी घटना, वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष अनुभूति होती है। यानी कि जो भावना होता है वह अनुभूति है। यानी कि दोस्तों जो भावनाएं होती है वह अनुभूति होती है जो किसी भी व्यक्ति को किसी घटना होने पर या जब आप किसी से दोस्ती करते हो, किसी से लव करते हो, तो ऐसे स्थिति में वो भावनाएं व्यक्त होती है। और जो भावनाएं व्यक्त होती है उसी को जो है अनुभूति भी कहा जाता है। इस प्रकार से लेखक के अंदर
जो भी भावनाएं आती है उसी भावनाओं का सहारा लेकर जो है किसी भी काव्य को लिखते हैं। जो भावनाएं होती है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी आपके अंदर कोई भी भावना आता है, या तो सकारात्मक भावना भी आ सकता है। मान लो अगर हाल फिलहाल जो है आपका कोई दिल तोड़ दिया है, तो आपके अंदर जो है नकारात्मक भाव आएगा, लगेगा कि उसको बर्बाद कर दे। लेकिन जब आप किसी से पहली बार लव करते हो, प्यार करते हो, तो उस समय जो आपके भावनाएं आती है, खुशी वाली भावनाएं आती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो इस प्रकार से जो भावनाएं हैं ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। काव्य लेखन में भावनाओं को शब्दों में प्रस्तुत कर कवि अपनी अंदरूनी अनुभूतियों को पाठकों के सामने व्यक्त करता है। इस प्रकार से जो लेखक होता है, जो कवि होता है, जब कभी भी अपने भावनाओं को लिखता है अनुभव करके, इस भावनाओं को अनुभव करके लिखता है ताकि जो है श्रोता तक इनकी अनुभूति पहुंच सके। और दोस्तों, जब भी कोई भी लेखक अपनी अंदरूनी अनुभूति को पाठक तक पहुंचाना चाहेगा, तो ऐसे में जो उनकी अनुभूति होगी वह भावनाएं ही होगी। यानी कि लेखक का जो भावना है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उसी को जो है शब्दों में लिखेगा। और जब कोई भी पाठक उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये हमारी ही भावना है। समझ रहे हो ना? जिससे पाठक को भी वही भावनाएं अनुभव हो सके। इस तरह से भावनाएं काव्य को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई भी कवि प्रेम के प्रति कोई भी कविता लिखता है, तो जब आप कभी इसको पढ़ते हो तो आपके अंदर भी वही अनुभूति आएगी जो लेखक का हुआ था लिखने के दौरान। तो इस प्रकार से लेखक जो अपनी अनुभूति है उसको शब्दों के माध्यम से लिखता है कविता में, और जब हम लोग उसके कविता को पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी जो है वही अनुभूति होती है जो लेखक को जो है कविता लिखने से पहले अनुभूति हुई थी। दूसरा है बुद्धि तत्व। काव्य लेखन में बुद्धि तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी लेखक बुद्धि के माध्यम से ही अपने कविता में भाव, कल्पना और शब्दों का सही प्रयोग कर पाता है। यानी कि जब भी कोई भी कविता लिखा जाएगा लेखक के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि तत्व बहुत जरूरी है। बिना बुद्धि तत्व के जो है बेहतर कविता लिखी ही नहीं जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई भी कविता लिखा जाएगा तो लेखक को अगर ये नहीं पता है कि कहाँ पर जो है अधिक भावना दिखाया जाए, कहाँ पर किस प्रकार से कल्पना किया जाए, किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे जो ऑडियंस है ज़्यादा जोड़ पाएगा, तो ऐसे स्थिति में जो है वो बेहतर कविता लिख ही नहीं पाएगा। इसीलिए बुद्धि का होना बहुत अनिवार्य है किसी भी कविता को लिखने के लिए। इसके बिना साहित्य की जो है विश्वसनीयता और प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि बुद्धि के बिना अगर कोई भी कवि कविता को लिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो कविता के प्रति विश्वसनीयता है और उनका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। बुद्धि तत्व से काव्य में विचार आते हैं जो समाज में व्यक्ति के मन को सही मूल्यों के प्रति जागृत करता है। यानी कि बुद्धि के तत्व के माध्यम से जो लेखक का विचार आता है, उसी विचार को जो है लिखता है ताकि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो नैतिकता फैलानी है, उसको फैलाया जा सके। जब तक किसी भी लेखक के अंदर बुद्धि तत्व नहीं होगा, तो समाज के बुराइयों को जो है समाप्त करने के लिए वो सोच ही नहीं पाएगा कि समाज की बुराइयों को जो है कैसे समाप्त किया जा सके। यह तत्व जो है कथा, चरित्र और भाव चित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से जो बुद्धि होता है उसके माध्यम से जो कहानी लिखा जाता है उसमें योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो उसमें चरित्र लाया जाता है उसका जो है महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और जो भाव स्पष्ट करना चाह रहा है लेखक, वह भाव जो है सही से व्यक्त हो पाता है। किसके माध्यम से? बुद्धि तत्व के माध्यम से। इस तरह से बुद्धि तत्व से ही घटनाओं का चुनाव और उनका प्रभावी रूप से चित्रण होता है, जिससे काव्य उत्कृष्ट और सत्य प्रतीत होता है। यानी कि जब कोई लेखक के पास बुद्धि तत्व रहेगा, यानी बुद्धि की क्षमता रहेगी, तो वो जो है किसी भी घटनाओं को जो है प्रभावी रूप से समाज में प्रस्तुत कर सकेगा, उसका चित्रण कर सकेगा अपने कहानी में, अपने कविता में, जिससे जो काव्य है, जो कविता है, वो उच्च कोटि की बनेगी। और जब उसको पाठक पढ़ेगा तो लगेगा कि जो ये कविता है वो सत्य है। तीसरा है कल्पना तत्व। कवि की कल्पना शक्ति काव्य को सर्वश्रेष्ठ और सुंदर बनाती है। यानी कि जो कल्पना तत्व है बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कवि के लिए, क्योंकि जब तक कल्पना नहीं करेगा कवि, तब तक जो है एक बेहतर कविता को लिख ही नहीं सकेगा। और जो कवि होता है अलग अलग कल्पना करता है। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपके जो माइंड है, जो दो भाग में बटा हुआ है, एक तरफ कॉन्शियस है, एक तरफ सबकॉन्शियस है, तो उसको अगर कल्पना नहीं करेगा तो उसको दिखा कैसे पाएगा। जैसे कि लेखक अगर कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा नए नए चीज़ों को सोचता है,
लेकिन जब बहुत बार एक ही चीज को सोचा जाता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसको दिखाने के लिए जो है लेखक कल्पना का सहारा लेगा, क्योंकि बिना कल्पना का मस्तिष्क से अंदर दिखाया नहीं जा सकता है ना। और जब कल्पना करेगा तो कल्पना के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक जो है कवि चला जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि जहां तक ना पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से कल्पना का होना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि कल्पना के माध्यम से कवि अपने जो कविता होता है उसको सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। कल्पना तत्व साहित्य में भावनाओं को चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो कल्पना का तत्व होता है किसी भी साहित्य लेखन में, अगर भावनाओं को चित्रण करना हो तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मान लो अगर प्रेम है दो लोगों के बीच, उसके प्रेम को अगर दिखाना है तो कल्पना के माध्यम से तो दिखाया जाता है, वास्तविक रूप से कैसे दिखाया जाएगा। इसलिए जो है कल्पना का होना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा कवि दूसरों के जो है सुख दुख और अनुभवों का इस तरह से चित्रण करता है कि वे पाठकों के अपने अनुभव लगने लगते हैं। यानी कल्पना के माध्यम से जो कवि होता है किसी के दुख और सुख को इस प्रकार से लिखते हैं कविता में या कहानी में, जो पाठक उसको पढ़ता है तो उन्हें लगने लगता है कि ये हमारी कहानी है, ये हमारी समस्या है ना। तो इस प्रकार से लेखक का यही प्रयास रहता है कि जब भी कोई कविता लिखे, जब भी कोई कहानी लिखे, उसमें अपने अनुभव को लिखे, ताकि जब भी कोई पाठक उसको पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि उनका दुख और सुख है। जो कल्पना शक्ति है उसके माध्यम से कोई भी कवि या लेखक जो अदृश्य है उसको भी दिखा सकता है। अदृश्य का मतलब जो आप आसानी से नहीं देख पाते हो, यानी जो हमारी मन में इच्छाएं आती है हम उस इच्छा को जो है नहीं देख पाते हैं, तो उसको जो है कल्पनाओं के माध्यम से दिखाया जाता है कवि के द्वारा। अतीत को वर्तमान और सूक्ष्म भावों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। जो अतीत है उसको हम जो है कल्पनाओं के माध्यम से वर्तमान से जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि अभी आप यहाँ पर बैठे हो लेकिन आप अतीत के बारे में सोच पा रहे हो कि नहीं, कल्पना करके कि अतीत हमारा ऐसा था, अतीत में जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अतीत में जो हमारे राजा होते थे बहुत शक्तिशाली होते थे, है ना। तो हम लोग कल्पना कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोच पा रहे हैं और जो है वर्तमान समय से भी तुलना कर पा रहे हैं कि वर्तमान में हमारा स्थिति कैसे बना और भविष्य में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी हम कल्पना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कल्पना के माध्यम से हम जो है जो चीज़ें नहीं दिखती है उसको भी हम दिखा सकते हैं कविता में। जो अतीत की बातें हैं उसे वर्तमान से जोड़कर दिखा सकते हैं। और जो सूक्ष्म भावनाएं होती है जिनको अनुभव ही किया जा सकता है केवल, उनको भी कल्पना के माध्यम से दिखाया जा सकता है। इस तरह से कल्पना साहित्य में सौंदर्य और चमत्कार का निर्माण करती है। अधिक कल्पना भावना के सार्थक चित्रण में ना हो तो साहित्य प्रभावहीन रह जाता है। दोस्तों जब भी कोई कविता लिखा जाता है तो उसमें जो कल्पनाएं की जाती है, अगर वो कल्पना सही से नहीं किया जाएगा तो सही से भावना व्यक्त नहीं होगी। इसीलिए जिस प्रकार के भावनाएं होती है उसी प्रकार से जो है लेखक को कल्पनाएं करनी होती है। अगर भावनाएं कुछ और है, कवि द्वारा कल्पना कुछ और की जा रही है, तो ऐसे स्थिति में जो है एक बेहतर काव्य नहीं बन पाएगा। इसीलिए कल्पना का उद्देश्य भावना को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार से जब भी कोई भी लेखक कल्पना का प्रयोग करेगा तो इसके पीछे उद्देश्य होगा जो वो कविता लिखेगा उनको प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके, ताकि इससे ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पाए। और चौथा है शैली तत्व। काव्य की भाषा और शैली सरल, सुस्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। शैली तत्व का मतलब क्या है? शैली तत्व का मतलब है भाषा। जब भी कोई भी कविता लिखी जाएगी अगर उसमें आसान भाषा होगा तो ऑडियंस ज़्यादा जुड़ेगा, उसको जो है समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर कोई भी काव्य लिखा जा रहा है, कोई भी कविता लिखा जा रहा है और जटिल शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसे में ऑडियंस उसको आसानी से समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए लेखक का उद्देश्य होता है कि जब भी कोई कविता लिखे भाषा को आसान रखा जाए, सरल रखा जाए, सुस्पष्ट रखा जाए, जिससे कोई भी कविता प्रभावशाली बन सके। काव्य में शैली तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। शैली वह माध्यम है जिससे रचनाकार अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है और इसमें भाषा, शब्द चयन और अलंकारों का प्रयोग शामिल है। यानी कि दोस्तों काव्य में जो है जो शैली तत्व है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि शैली के माध्यम से कोई भी रचनाकार जो उनका भावना होता है, जो उनकी अनुभूति होती है, उनको सही तरीके से व्यक्त कर पाता है। और जो शैली होती है इसमें भाषा भी आता है, इसमें शब्द का चयन करना होता है, किस प्रकार से हम शब्दों को लिखें सजा सजा कर। इसके अलावा अलंकार का प्रयोग जो है
किस प्रकार से करें, क्योंकि जब तक जो है बेहतर अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक जो है कविता को बेहतर ढंग से नहीं लिखा जा सकता है। तो भाषा शैली आसान होनी चाहिए। यह काव्य की बाहरी संरचना को निर्धारित करता है, यानी कि अगर भाषा आसान हो, शब्द चयन बेहतर और अलंकार का सही प्रयोग हो तो ऐसे स्थिति में किसी भी काव्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। और दोस्तों ये काव्य की बाहरी संरचना है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि जिस प्रकार से शरीर में प्राण का महत्व है उसी प्रकार से किसी भी कविता में शैली तत्व का महत्व है, यानी कि अगर एक बेहतर शैली का प्रयोग किया जाएगा कविता में तो ऑडियंस उससे ज्यादा जुड़ पाएगा और लेखक ज्यादा सफल होगा। अगर बेहतर शैली का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ऐसे स्थिति में कविता के साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे। श्रेष्ठ साहित्य वह है जिसमें भाव और शैली का समन्वय हो, यानी कि जो एक बेहतर साहित्य होता है, जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य होता है, उसमें भाव और शैली के बीच जो है समन्वय होता है। केवल शैली पर ध्यान देने से और भावों की उपेक्षा करने से काव्य की जो गुणवत्ता है कम हो जाती है, यानी कि आपने अगर शैली को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया लेकिन जो भावना है उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया तो ऐसे स्थिति में जो है एक बेहतर काव्य नहीं लिख सकते हो आप। तो लेखक यह ध्यान रखता है कि जिस प्रकार से हम शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम शैली को महत्व दे रहे हैं, उस प्रकार से जो भावना है उसको भी महत्व देना चाहिए, तभी जो है एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बन सकेगा। इस प्रकार से ये हो गया शैली तत्व। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष है काव्य लेखन में भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली तत्व महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये सभी तत्व मिलकर कविता को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। जब ये चार तत्व मिल जाते हैं तो किसी भी कविता को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाते हैं और उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई है उनको समझ पाते हैं। जब भावनाओं और विचारों का सही संयोजन होता है और भाषा सटीक होता है तो कविता उच्च श्रेणी की होती है, जिससे पाठक को आनंद और प्रेरणा मिलती है। यानी कि जब भावनाओं और विचारों को सही से व्यक्त किया जाता है भाषा के द्वारा तो ऐसे स्थिति में जो कविता होती है वो उच्च कोटि की बन जाती है और इस प्रकार से ऑडियंस इससे अधिक से अधिक जुड़ पाता है। तो एक बेहतर भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार से किसी भी कविता को लिखने के लिए भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली का महत्व है। बिना भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली के बेहतर कविता को नहीं लिखा जा सकता है। और दोस्तों हिंदी मेजर पेपर 7 में जो है हमने आपको कुछ VVI प्रश्न बताया था और ये भी कहा था कि जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया है एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस है। तो बिल्कुल जो है आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। ज्यादा प्रश्न है भी नहीं, 6 प्रश्न है। कौन कौन से प्रश्न है? तो पहला है रचनात्मक लेखन, इसका आंसर हमने आपको करवा दिया है। दूसरा भी करवा चुका हूँ और अथवा वाला भी करवा चुका हूँ। फिर है तीसरा हिंदी नाटक के तत्व, इसका आंसर भी हमने आपको करवा दिया है। फिर चौथा है कहानी के तत्व, इसका भी हमने आपको आंसर करवा दिया है। और जब मैंने आपको कहानी के तत्व बताया उसी में जो है 5वां नंबर क्वेश्चन को भी बता दिया है, उपन्यास के तत्व और इनके विशेषताएं। और मैंने ये भी कहा था कि कहानी के जिस प्रकार से 6 तत्व होते हैं उसी प्रकार से उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो आंसर करवाया था कहानी के तत्व, आपको अगर उपन्यास के तत्व भी पूछा जाता है तो आपको वही आंसर करके आना है। जहां जहां केवल जो है कहानी लिखा गया है वहां पर उपन्यास कर देना है। उपन्यास के तत्व में जो है कहीं कहीं जो आपको सुधार करना है, क्या सुधार करना है उसका PDF जो हमने टेलीग्राम में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जो है उपन्यास के तत्व का आंसर आसानी से देख सकते हो। और ये आज हो गया काव्य लेखन के मूल तत्व। इस प्रकार से मेजर पेपर 7 का जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेजर पेपर जो है 8 का बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग जो है चिंता मत करना, क्योंकि इसी चैनल पर जो है मेजर पेपर 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि मेजर पेपर 7 का सारा क्वेश्चन करवा दीजिए भैया, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के बातों को कैसे मना कर सकता था, क्योंकि आप सभी जो है मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। ऐसे में जो है मैं आपको कैसे क्वेश्चन नहीं करवाता। तो मैंने आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ और ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आपको केवल इसी सेमेस्टर में नहीं, सेमेस्टर 5 में भी सारे सिलेबस करवाए जाएंगे और बहुत जल्द मेजर पेपर 8 के सारे प्रश्न आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।